हेलो दोस्तों, आपके कीमती वक्त को बर्बाद ना करते हुए डीआई की आपकी क्लास जो चल रही है इसमें आपका कीमती वक्त बर्बाद ना करते हुए सीधा सवालों पे आते हैं। तो डीआई का अपना सवाल लेते हैं। पहला सवाल आपको टेबल यहाँ पर बार ग्राफ दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इसमें इन्होंने 6 पर्वत शिखरों की ऊंचाई दी हुई है और सबकी वैल्यू लिखी हुई है, किसकी ऊंचाई कितनी है। इधर मीटर में आपको उनकी ऊंचाई दी हुई है, आप टेबल में देखिए ध्यान से, ठीक है। अब इसमें सवाल पहला कह रहा है कि सभी शिखरों की औसतन ऊंचाई मीटर में ज्ञात कीजिए। तो सभी शिखर, आपका शिखर जो ए बी सी डी और ई, कितने शिखर हैं टोटल? 6 शिखर है, तो एफ तक हो गया, ठीक। ए की वैल्यू आपको ग्राफ में देखिए, बार ग्राफ में आपको पहला वैल्यू ए के लिए दिया है 8200 मीटर, बी के लिए दिया है 6000 मीटर, सी के लिए आपको दिया है 8600 मीटर, डी के लिए आपको दिया है 7500 मीटर, ई के लिए आपको दिया है 8800 मीटर और एफ के लिए दिया है 6500 मीटर। ये आपको पर्वत शिखर की वैल्यू दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है। अब इसमें इसने पूछा है सभी शिखरों की औसतन ऊंचाई मीटर में ज्ञात करो। तो औसत का सब फार्मूला क्या होता है? औसत बराबर होता है सभी का योग बटे कुल संख्या, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो संख्याओं का योग यहां से आप इसको टोटल कीजिए तो 2 जीरो तो ऐसे ही आपके आ जाएंगे क्योंकि सभी में 2 जीरो पीछे दिए हुए हैं। अब 2 संख्याएं जोड़नी है हमें, तो 2 6 2 8 8 5 13 13 8 21 21 5 26 की 6, इधर से हासिल 2 हो गया, 6 2 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32 यानी 31 हो गया, 8 5 40, एक कम हो गया 39 और 6 कितना हो गया 45। ये आपकी वैल्यू निकल के 45,600 और टोटल पर्वत कितने हैं 6, तो 6 से भाग हो जाएगा और इसको जब सॉल्व करोगे आप तो आपका औसत ऊंचाई, औसतन ऊंचाई निकल के आएगी 6 सत्ते 42, 3 बचा 6 रंग 36, 7600 मीटर आपकी औसतन ऊंचाई निकल के आ गई। आपका पहले सवाल का आंसर। आज फटाफट यानी जल्दी से जल्दी सवालों को लगाने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल आपका सॉल्व हुआ। अगला सवाल आपका कह रहा है दूसरा सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? दूसरा सबसे ऊंचा शिखर, तो पहला आप देखिए सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? ई, ये वाली सबसे बड़ी वैल्यू है। इसके बाद वाली वैल्यू कौन सी है? ये। तो दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा हो गया? आपका आंसर हो गया सी। आपका आंसर क्या हो गया? सी, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उच्चतम शिखर और निम्नतम शिखर की ऊंचाई का अनुपात। तो सबसे ऊंचा शिखर आपका ई है 8800 और अनुपात किसके साथ? सबसे छोटा, सबसे निम्नतम शिखर इसमें आपका कौन सा है? जल्दी फटाफट बताइए। सबसे निम्नतम शिखर यानी सबसे कम ऊंचाई वाला पर्वत इसमें कौन सा है? तो सबसे कम ऊंचाई वाला पर्वत शिखर आपका बी है यानी 6000 और इनका अनुपात पूछा है तो 0 से 0 ये कैंसिल। अभी ये 0 से 0 कैंसिल, तो 4 से कटेगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये भी 4 से कटेगा 4 एकम 4, 4 पंचे 20। अनुपात क्या आ गया? 22:15 आपका आंसर। फटाफट, कोई समय नहीं लगेगा, शीघ्रता के साथ सवालों को सॉल्व कीजिए। आपके 3 सवाल, एक ग्राफ के 3 सवाल आपके यहाँ पर सॉल्व हुए। चौथा सवाल देखते हैं। बोल रहा है चौथे सवाल में थ्योरी ज्यादा दी है लेकिन सवाल बहुत छोटा है। ये भी कह रहा है कि ये दिए गए पर्वत शिखरों की ऊंचाई को आरोही क्रम में लिखें। अभी आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम आपका होता है सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाना। सबसे छोटी संख्या क्या है? 6000, इससे बड़ी क्या है? 6500, इससे बड़ी क्या है? 7500, इससे बड़ी क्या है? 8200, इससे बड़ी क्या है? 8600 और इस सबसे बड़ी कौन सी है? 8800। ये आपका आरोही क्रम है। मैंने ये आरोही क्रम लिखा है यहाँ पर, ध्यान रखिए। आरोही क्रम में बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ पर चलते हैं और आरोही क्रम में छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ चलते हैं। अब इसने क्या कहा? यह दिए गए पर्वत शिखरों की ऊंचाई आरोही क्रम में लिखी जाती है तो मध्य के 2 शिखरों का औसत, मध्य में कौन है? पहला इधर का कैंसिल, पहला इधर का, दूसरा इधर का कैंसिल, तो बीच में कौन बची? 2 संख्याएं, ये वाली, इनका औसत पूछा है इसने। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए। औसत बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बटे संख्या बटे कुल संख्या। संख्याओं का योग क्या आ जाएगा? 5 2 7 8 7 15, 15,700 बटे 2, क्योंकि संख्या कितनी बची? 2 से इसको डिवाइड किया, सॉल्व कर लो इसको। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10,
आपका औसत क्या निकल के आया? 7,850 मीटर। इस सवाल का आपका आंसर हो गया 7,850 मीटर। आपके सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, आरोही क्रम में दिया था इसलिए आरोही क्रम में इसको लिखा था। सवाल में उसने आरोही क्रम में पूछा था ना। ऐसे अगर हम आरोही क्रम में नहीं लिखते तो बीच में कौन संख्या आएगी? 8600 और 7500 आएगी। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर अलग आएगा और वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें सॉल्व वो करना है जो सवाल में बोला है उसने। लास्ट सवाल, इस ग्राफ का लास्ट सवाल देखते हैं। इसमें बोल रहा है सबसे न्यूनतम और सबसे अधिकतम शिखरों की ऊंचाइयों का योग। सबसे अधिकतम कौन सा है? 8800 अभी निकाला था। और सबसे निम्नतम कौन सा है? अब देखिए आपके सामने टेबल है और यहां मैंने लिखा हुआ भी है, पर्वतों के हिसाब से लिखा हुआ है। तो सबसे कम आपका कौन सा है? 6000। और औसत का फार्मूला क्या होता है? संख्याओं का योग। बार बार मैं फार्मूला इसलिए आपको बताता हूं कि आपको याद हो जाए। संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है? 2। इनको टोटल कीजिए तो 2 जीरो ऐसे आ गए, ये 8 ऐसे आ गया, 8 6 14 होता है। 14,800 बटे 2, ये कितना हो गया? 2 7 14, 2 4 8। ये कितना निकल के आया? 7400 मीटर आपका औसत निकल के आ गया। ये आपके सवाल का आंसर हो गया। 7400 मीटर आपके सवाल का आंसर हो गया। क्या पूछा था? ऊंचाइयों का योग पूछा। सॉरी, सवाल में क्या कह रहा है? सबसे न्यूनतम और सबसे अधिकतम शिखरों की ऊंचाइयों का योग। सबसे न्यूनतम कौन सा है? सबसे कम संख्या कौन सी है? 6000। सबसे अधिकतम मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 8800। और इनका योग यानी कि मैंने बीच में प्लस का चिन्ह ले लिया, इनको जोड़ लीजिए। 2 जीरो ऐसे आ गए, 8 आ गया, 8 6 14, 14,800 मीटर। ये आपकी ऊंचाइयों का योग आ गया निम्नतम और उच्चतम के लिए। 14,800 मीटर। आपके ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है तो ऑप्शन आप सही कर लीजिए। 14,800 मीटर ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन में अगर गलत दिया है तो आप उसको करेक्ट कर लीजिए। आपका आंसर 14,800 मीटर आएगा। करेक्ट हो गया। पढ़ते हैं। आज 2 सवाल लेकर आया हूं मैं आपको, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। तो ये एक सवाल इसमें कंप्लीट हुआ है इस क्लास का। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे सवाल में इसने दिया है आपको, फिर से आपको बार ग्राफ दिया हुआ है। आपको दिख रहा होगा, इसमें मैंने पेन से कुछ लिख दिया है क्योंकि हो सकता है आपको बार ग्राफ जो आपको दिया हुआ है, मैं जब इसका आपको स्क्रीन पे इसका फोटो दिखाता हूं तो आपको वहां से क्लियर ना हो सके कि कितनी वैल्यू दी हुई है, इसीलिए मैंने सभी के ऊपर उनकी कुल वैल्यू लिख दी है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ध्यान रखनी है, जो वैल्यू मैंने 30 35 20 25 15 30 ये करके लिखी हुई है, जो कि सवाल के हिसाब से ये अलग अलग देशों का विभिन्न वर्षों में उत्पादन दर्शाया गया है। किसी एक देश का अलग अलग वर्षों में उत्पादन दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये सब टन में दिखाया है। सभी जितनी वैल्यू मैंने लिखी है आपको, या जो आपको यहाँ दिख रही है 1980 81 82 83 84, जो वर्ष वाइज दिख रहा है 30 35 20, ये सब क्या है? 30,000 टन, 35,000 टन, 20,000 टन, 25,000 टन, 15,000 टन, 30,000 टन, इस तरीके से। ठीक है, चलो सवाल में पहला आपने जो है स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ग्राफ, आपको दिख गया, उसमें लिखा हुआ है 1000 टन में दिया हुआ है वैल्यू। आपको वैल्यू मैंने लिख दी है क्योंकि आप ग्राफ में स्क्रीन पे मैच नहीं करा पाओगे कितना आ रहा है, इसलिए मैंने इसमें लिख दिया। जब आपके सामने किताब पेपर होगा उसमें आप मैच करा के देख सकते हो, उसमें आपको 25 26 इस तरीके से भी हो सकता है। अभी इसमें क्या है, सभी का 5-5 का अंतर, सबको आपको अंतर दिखने को मिलेगा, 5 या उससे ज्यादा का, 1 या 2 का नहीं मिलेगा। ठीक है, 6 या 7 इस तरीके से नहीं, 5 का होगा या 10 का होगा, 5 के गुणज में रहेगा। तो आप देखिए पहला सवाल कह रहा है वर्ष 1982 और 84 में खाद्यान्नों के उत्पादन का योग। तो 1982 में खाद्यान्न उत्पादन आपका कितना है? 20। अब 20 क्या? 20,000 टन। 20,000 टन ये कब का है? 1982 की बात हो रही, 1982 में। कंपनी देश एक ही है, उस देश में ये 1982 का उत्पादन है उसका। और दूसरा उसने 1984 का उत्पादन पूछा, तो 1984 का उत्पादन है 15,000 टन। 15,000 टन ये 1984 का। ठीक, दोनों का उसने योग पूछा तो दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए। दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा? 35,000 टन। 35,000 टन। टन को आप लिख सकते हो, इसको आप 35 गुणे 1000 और टन को भी 35,000 टन आपका आंसर आ गया। अब ये कह रहा है कि ये किस वर्ष के उत्पादन के बराबर है। यहां 2 वर्षों का उत्पादन उसने आपको टोटल करवा दिया। अब इस उत्पादन को पूछ रहा है कौन से वर्ष के बराबर है, तो आप देखिए कौन से वर्ष में 35,000 टन का उत्पादन हुआ है। 35,000 टन का उत्पादन आपका 1981 में हुआ है।
इस एक वर्ष में ही इन दोनों वर्षों के उत्पादन के बराबर सिर्फ एक वर्ष 1981 में, जो कि इन सबसे पहले निकल चुकी थी, उसमें हुआ था। तो आपका आंसर क्या है? 1981। आपका आंसर क्या है? 1981 में 35,000 टन का उत्पादन हुआ था, जो कि 1982 और 84 दोनों को मिलाकर उसके बराबर है। ठीक। अगला सवाल देखते हैं। वर्ष 1981 और 1985 में खाद्यान्नों के उत्पादन का अंतर। तो 1981 में कितना उत्पादन हुआ था? 35,000 टन। आप लिख लो या सीधा 35 लिख लो, क्योंकि दोनों की बात हो रही है। हम लास्ट में इसमें कॉमन लेके उसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, इधर 35 आ गया, 1000 टन की बात है तो 1000 टन का इधर गुणा लिख लो, 1000 टन। ठीक, ये गुणा करो। अभी क्या है? 1981 में आपका 35,000 टन हो गया, और 1985 में आपका कितना है? 30,000 टन। और इनका अंतर पूछा तो इसका अंतर मैंने इस तरीके से लिख दिया। डाउट? कोई डाउट नहीं। इनका अंतर आप निकालिए 81 और 85 में, तो 35 से 30 गया, ये कितना हो गया? ये आपका हो गया 5, और इधर 1000 टन गुणा 1000 टन। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आपका आएगा 5000 टन। आंसर क्या हो गया? 5000 टन आपका आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया? 5000 टन आपका आंसर हो गया। ठीक, इस सवाल का आंसर 5000 टन हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है कि वे कौन से दो उत्तरोत्तर वर्ष हैं? उत्तरोत्तर का मतलब लगातार वाले। 1980 और 1981 की बात करेगा ये, या फिर 1981 और 1982 की बात करेगा, या फिर 1983, मतलब 7 वाले वर्ष। उत्तरोत्तर का मतलब क्या है? 7 वाले वर्ष। इस तरीके से बात करेगा। तो उत्तरोत्तर की बात कर रहा है जिसमें खाद्यान्नों के उत्पादन की परिवर्तन दर सबसे कम है। तो परिवर्तन दर आप देखिए 1980 81 आपके इस तरीके से यहां देख लीजिए, आपके ग्राफ में दे रहा है। ग्राफ में आप देखिए स्क्रीन पे 1980 और 81 के बीच में कितने का अंतर है? 5 का। फिर 81 और 82 में कितने का अंतर है? 15 का। फिर 82 83 में 5 का अंतर है। फिर 83 84 में आपका 10 का अंतर है। फिर 84 85 में 15 का अंतर है। तो सबसे पहले वाला उत्तरोत्तर सबसे पहले वाला, तो 5 का अंतर आपका 80 और 81 में आया, 5 का अंतर आपका 82 और 83 में आया। तो हम यहां पर कौन सा लेंगे? 80 और 81 को। कौन से वर्ष को लेंगे? दो उत्तरोत्तर वर्ष जिनमें खाद्यान्नों के उत्पादन की परिवर्तन दर सबसे कम है। तो कौन सा हो जाएगा? 1980 और 1981। ये दो उत्तरोत्तर वर्ष ऐसे हैं जिनमें खाद्यान्न का उत्पादन सबसे कम हुआ। अंतर, खाद्यान्नों के उत्पादन में जो अंतर है वो सबसे कम है। खाद्यान्नों के उत्पादन की परिवर्तन दर जो है सबसे कम कहां है? 1980 और 81 में। क्लियर है? ठीक। लास्ट सवाल देखते हैं इस ग्राफ का। अंतिम सवाल में कह रहा है सबसे न्यूनतम खाद्यान्नों का उत्पादन सबसे अधिकतम खाद्यान्नों के उत्पादन से कितना प्रतिशत कम है? तो सबसे न्यूनतम खाद्यान्नों का उत्पादन टेबल में देखिए कितना है? 15,000 टन का। 15,000 टन ये सबसे न्यूनतम है। और सबसे अधिकतम, क्योंकि उसने क्या पूछा? प्रतिशत, कितना प्रतिशत कम है उत्पादन से, कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। तो ये तो हो गया न्यूनतम के लिए। और अधिकतम वाले को अगर निकालें तो अधिकतम वाले को जब आप निकालो, अधिकतम कितना है? 35,000 टन। 35,000 टन। ठीक। अब कितना प्रतिशत कम है? बात क्या कर रहा है? कितना प्रतिशत उत्पादन से कितना प्रतिशत कम है। तो उत्पादन से कितना प्रतिशत कम है? प्रतिशत कमी मैंने आपको फॉर्मूला बताया क्या है? दोनों का अंतर, यानी बड़ी से छोटी को माइनस कर लेंगे। तो 35 माइनस 15 और 1000 टन को यहां कॉमन ले लिया। 1000 टन ये कॉमन हो गया। बटे में क्या? जिसके साथ तुलना हो रही है, तो किसके साथ तुलना हो रही है? 35,000 टन के साथ। तुलना किसके साथ है? 35,000 टन के साथ। तो 1000 टन यहां से, 1000 टन यहां से, ये कैंसिल, और गुणे में क्या आएगा? यहाँ 100, क्योंकि प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक। तो ये कितना बचा? ऊपर कितना बचा? 20। 35 माइनस 15 20 बचेगा। 1000 टन कैंसिल हो गया। नीचे कितना बचा? 35, और कितना है इधर? 100 प्रतिशत। सॉल्व कर लो। 5 चौको 20, 5 सत्ते 35।
तो कितना निकल के आया 400/7%। ठीक, इसको और सॉल्व कर लीजिए। 7×5 35, 50 बचा, 7 7 49, 57 सही 1/7%। ये आपका आंसर हो गया। अब ये सही बटे में इसलिए लिया क्योंकि आपका ऑप्शन इसी तरीके से दिया हुआ है, दशमलव में दिया होता तो इसको हम दशमलव में सॉल्व कर देते। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। आपका टाइम ज्यादा खराब ना करते हुए सीधे सवालों को लगवाया मैंने, और लास्ट में भी आपका टाइम खराब नहीं करूंगा। आपका टाइम बहुत कीमती है। 28-29 में आपका पेपर है पीईटी का, तो आप ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद।